गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आवाज आवाज आ रही मेरी अच्छी से? यस सर। चलिए, तो यस सर, सही से आ रही है। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, ये दूसरा पार्ट दादी माँ, ये आपको पहले पढ़ा दिया गया है। हम आज केवल इसका रिवीजन करेंगे और इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे, और अंत में इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उनके मैं आपको उत्तर बताऊंगा, जिससे आप अपनी नोटबुक में इसके उत्तर लिख सकें। ठीक है? तो सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें ताकि सबको आवाज सुनाई दे। चलिए, तो हम जानते हैं कि इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, और इस पाठ में है क्या, मैं इसको संक्षेप में आपको बता देता हूं कि शिव प्रसाद सिंह जी एक बार बैठे थे तो उनको एक पत्र मिला। उस पत्र को पढ़ते वक्त उनके मन में जो तमाम बातें आई वो उन्होंने इसमें लिख दिया। जैसे कि सबसे पहले पैराग्राफ में क्या लिखा उन्होंने, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो देखिए बच्चों, इसको समझिए। जब लेखक बहुत दुखी होता है और उन लोगों से उसको परेशानी होने लगती थी जो उसको अब मजाक उड़ाते थे, कहते हैं तुरंत घबरा जाता है, डर जाता है, डरपोक है, ऐसा कहते थे, तो तुरंत लेखक को किसकी याद आ जाती थी? शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती थी। अच्छा, चलिए मैं किसी से प्रश्न पूछता हूँ, बताएंगे कि नीचे वाली जो लाइनें हैं ये किसके लिए कही गई होंगी? शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है, ये किसके बारे में कहा गया होगा? दादी माँ। दादी माँ, बिल्कुल। जैसे ही लेखक को कोई घबराहट होती थी, परेशानी होती थी, तुरंत लेखक को अपने दादी की याद आ जाती। दादी की याद सर, आ ये जाती शीत है। किरणों का मीन्स क्या होता है? शीत मतलब ठंडी, अकेले आप जानते हो, है ना? किरण, सिर्फ हाँ, ठंडी किरणें। शरद, शरद का मतलब होता है, आप समझ सकते हो, शरद पूर्णिमा जो कि उसमें नवंबर में आता है ना? नवंबर के यस आसपास सर। जो, हाँ, चंद्रमा की जो ठंडी ठंडी किरणें पड़ती हैं जिससे मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, उसके लिए कहा गया। और शीतल मतलब ठंडा, आप जानते ही हैं। धुंधली छाया यानी परछाई या जो नाच उठती थी। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में लेखक को अपने बचपन की यादें हैं आ रही हैं। ये कुंवर के महीनों की बातें कर रहे हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा, शर्मा जी ने पढ़ाया था ना पीछे, शर्मा जी ने इस पाठ को पढ़ाया था ना? यस सर। हाँ, यस सर, यूट्यूब में बैठ। हाँ, तो आपने भी पढ़ा होगा। तो इसमें जो है कुंवर के दिन, कुंवर आप जानते हो, कुंवर का महीना होता है अक्टूबर का महीना। जब बारिश समाप्त हो जाती है, चारों तरफ बारिश का पानी भरा रहता है, पानी सड़ता है, उस सड़े हुए पानी में लोग नहा लेते हैं, तो लोगों को बुखार आ जाता है, तमाम तरह के मच्छर पनपते हैं, मच्छर काटते हैं तो बुखार आ जाता है। लेकिन जो गांव के लड़के होते हैं उस पानी में नहाने से बचते नहीं, नहाते हैं जरूर,
और उस सूखे हुए कीचड़ में खूब खेलते हैं, तमाम तरह की गंदगी हो रहती है जिससे बुखार आ जाती है। और लेखक एक जगह कहता है कि कुआर के पानी में अगर नहाने को ना मिले तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि कहता है आषाढ़ में आम जामुन ना मिले तो कोई बात नहीं है, अगहन में चिवड़ा गुड़ ना मिले तो कोई बात नहीं है, चैत में लाई के साथ गुड़ ना मिले तो कोई बात नहीं है। अच्छा बताइए, आम जामुन किस महीने मिलते हैं? सर आम जाना इसी महीने में। आम जामुन किस महीने में मिलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कोई कि हिंदी के महीने में बताइए तो क्या बताएंगे? सर अप्रैल मई। सर मई। आषाढ़ लिखा है, इसी में लिखा, देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें जो है ये आषाढ़ लिखा हुआ है, ये आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ का मतलब होता है जुलाई, जुलाई के महीने में। और अगहन, अगहन का महीना होता है आपका दिसंबर का महीना, ये दिसंबर का महीना। और एक चैत का महीना होता है, ये आपका अप्रैल का महीना होता है, अप्रैल का महीना होता है। तो इन महीनों में अगर कुछ चीज खाने को ना मिले जो संबंधित दिया गया है, लेकिन कुआर के महीने में नहाने को मिले तो कुछ ना मिला, ऐसा कहते हैं। देखते हैं आगे, देखिए लिखा है ना, गंध पूर्ण झाग भरे जल में। देख रहे होंगे आप, इसमें जो है तो कौन से लाइन? ये लिखा है, ये गंध पूर्ण झाग भरे जल, ये जो कुआर के महीने का जल होता था कैसे हो जाता था? ऐसे हो जाता है, गंधपूर्ण झाग भरा जल हो जाता है। इसमें सब नहाते थे और उनको क्या हो जाता था? बीमारी हो जाती थी, ज्वर। ज्वर का मतलब कोई मुझे बताया? ज्वर का मतलब बुखार। बुखार आ जाता था। अच्छा, बुखार में लोग क्या खाते थे? ये साबू, साबू जानते हो? ये साबूदाना। हाँ, साबूदाना खाते हैं। और जो ज्वर चढ़ा तो फिर क्या लोग पहनते हैं, ओढ़ते हैं? देखो, रजाई। जब बुखार आता है ना, हाँ, रजाई ओढ़ते हैं ना। इसके बाद उसको बुखार आ गया लेखक को, तो रजाई में लपेटा रहा। और किसने उनका जो है सेवा की लेखक की? दादी माँ। दादी माँ ने, बिल्कुल, दादी माँ ने। अच्छा, एक जगह लिखा है दादी माँ का पहनावा, पतले दुबले सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, तन से सफेद बाल, सिरों पर शब्द टपके हुए जल की शीतलता। अच्छा, कोई मुझे बताएगा शब्द टपका हुआ जल? शब्द का मतलब होता है अभी अभी जिसने नहाया हो। शब्द का मतलब होता है अभी अभी जिसने नहाया हो। सर धोती तो लड़के पहनते हैं। नहीं नहीं, धोती, साड़ी जिसको आप बोलते हैं ना। साड़ी। हाँ, साड़ी तो पुराने समय में साड़ी को साड़ी नहीं कहते, धोती कहते थे, है ना? सूती की होती थी ना धोती। यस। हाँ, और देखिए दादी माँ क्या करती थी, जैसे कि आपको बुखार आ जाता है तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? आपका सर छूते हैं, पेट छूते हैं कि बुखार है तो नहीं है। फिर दादी माँ क्या लाती थी? आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिशाली के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डालती थी, माथे पर लगाती थी। जैसे लोग कहते हैं ना, किसी देवता के चबूतरे की मिट्टी या राख भभूत लेकर के लगा देती थी लेखक के ऊपर, ताकि इसका बुखार उतर जाए। आजकल आपके मम्मी पापा क्या ले आते हैं? पैरासीटामोल ले आते हैं, दवाई ले आते हैं, खिला देते हैं। अब पहले दादी माँ क्या लाती थी? राख लाती थी, भभूत, वो लगा देती थी। और दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी, पंखा झलती थी, हाथ पैर जो है कपड़े से सहलाती थी, है ना? जिससे ठंडा कपड़ा रखते हैं ना, गीला कपड़ा सिर पर। दालचीनी का लेप करती थी, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, यानी जो देसी दवाई बनाई जाती थी बुखार के लिए, पीपल की छाल से छौंकते थे, खिचड़ी की मूंग बनाते थे, खिचड़ी में मूंग मिली कि नहीं, मतलब खिचड़ी बनाते थे, ये सब बीमारों के लिए। ये सारा काम कौन करता था? दादी माँ। बिल्कुल, दादी माँ। बिल्कुल, दादी माँ करती थी। तो अब देखिए, ये दादी माँ तो सब उनका जो है इलाज करती थी। इसके बाद क्या करती थी दादी माँ? गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम जानती थी,
अच्छा, आपने भी सुना होगा ना, आपको कोई बीमारी हो जाए तो पड़ोस में कोई ना कोई आदमी आके बता जाएगा कि इसको ये खिलाओ पिलाओ तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दादी माँ को बहुत पता था, है ना। कोई बीमार होता था तो दादी माँ वहां पहुंच जाती थी, उसका इलाज करती थी। और देखिए क्या क्या इलाज करती थी, भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, सरसाम यानी महामारी होती थी, बड़ी बड़ी महामारी जैसे विसूचिका, हाँ निमोनिया, ये सब का इलाज दादी माँ को आता था। और सुबह उठकर स्नान के बाद लौंग गुड़ मिश्री जलधार गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देरी होती नाराज हो जाती, मिश्री शायद खत्म होती तो नाराज हो जाती, चादर या गिलास नहीं बदले जाते तो पागल हो जाती। लेखक कहता बुखार अब भी मुझे आता है, अब की बात, बचपन की बात छोड़ के कहता है। नौकर पानी दे जाता है, मिस महाराज खाना बना जाते हैं, डॉक्टर साहब नाड़ी देख जाते हैं, कुनैन मिक्सचर की सीसी से की पिताई से ही बुखार भाग जाता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, बहुत एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये तिताई, तिताई कोई बताएगा क्या है? सर उससे सेका जाता है गरम कपड़े से। नहीं 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 नहीं, कुनैन मिक्सचर की शीशी, पुराने समय में अगर किसी को मलेरिया हो जाता था तो कुनैन मिक्सचर की शीशी यानी दवा उसमें होती थी, उसको पिलाते थे तो इतनी कड़वी दवा होती थी कि लेखक कहता है कि वो कड़वी दवा का स्वाद आते ही मेरा बुखार पहले से उतर जाता था। तिताई मतलब होता है कड़वाहट, कसैलापन, है ना, जैसे नीम कड़वा होता है तो वैसे ही कुनैन की जो गोली होती थी वो भी कड़वी होती थी, लेकिन मलेरिया उससे ठीक हो जाता था। चलिए, तो यहाँ तक तो हमने जान लिया, अब देखते हैं आगे। अच्छा है, कोई मुझे बताएगा, आपने पाठ पढ़ा है कि किशन भैया कौन है? तो क्या? ये देखिए चित्र में, देखिए दादी माँ खड़ी हैं और सामने एक औरत खड़ी है। ऐसा लग रहा है दादी माँ इसको डांट रही हैं, डांट रही हैं। यस अच्छा, सर। आपने पाठ पढ़ा है, बताइए दादी माँ किसको डांट रही हैं? नहीं मालूम? चलिए हम जानते हैं। सिर्फ किशन भैया की वाइफ। चलिए कोई बात नहीं, जानते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। ये किसी का बहुत आवाज आ रहा है, थोड़ा सा बंद करिए इसको, बंद करिए थोड़ा सा। हाँ, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती थी, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती थी, किसको बुलाने आती थी? दादी माँ को। दादी माँ आती, कहती बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन मतलब कार्य प्रयोजन, और कार्य प्रयोजन से मतलब घर में शादी है। और लोग कहते हैं ना घर में शादी तो हमारे पास काम बहुत है। और दादी क्या कहती है, एक काम हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। ये घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, काम कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं सब हम ही कर रहे हैं, तो दादी माँ भी ऐसे करती थी। जानने को हो तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। यानी कोई काम हो रहा हो, दादी ना हो वहां पर तो लेट करना पड़ता था, जब तक दादी नहीं आती थी काम नहीं होता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निस्तार, निस्तार यानी दरवाजा का, दरवाजा आप कह सकते हो जहाँ से लोग निकलते हैं, मैं दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी, तो न होगा धन्नो। दादी कह रही है, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में शर्म है नहीं? मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? चलिए अब मेरा प्रश्न है, सौम्या मेरा उत्तर बताओगी? प्रश्न ये है सौम्या कि अभी जो हमने चित्र देखा तो दादी माँ के सामने कौन खड़ी है? सर क्या? ये जो ये औरत खड़ी है ना, ये दादी माँ के सामने कौन है? कौन है? सर रामू की चाची। रामी की चाची, नाम है धन्नो। क्या नाम है? यस सर, धन्नो। ये लिखा है धन्नो। अच्छा, ये बताइए कि ये दादी माँ रामी की चाची को क्यों डांट रही है, कोई बताएगा? यस सर। हाँ, श्रुति सर बताएगी। क्योंकि उसने उससे पैसे लिए थे। हाँ, पैसे लिए थे और लौटाया नहीं था, और कब लौटाने के लिए कहा था?
सर फसल कटने के बाद। जब फसल कट जाएगी। हाँ, लेकिन फसल कट गई और उसने पैसे लौटाए नहीं तो दादी माँ नाराज हो गई। अब कहने लगी तेरी खातिर क्या दोबारा फसल आएगी क्या? देख रही हो ना। तो अब देखिए वो क्या कहेगी बेचारी, क्या कहती है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोते हुए दोनों हाथों से आंचल पकड़कर दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो देखिए दादी माँ क्या कहती है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ क्यों पीछे हट गई? कि वो दादी माँ के पैर छूना चाहती थी और दादी माँ कह रही मैं नहा गई, मुझे छूना मत। बहुत छुआछूत मानते थे पहले लोग। अच्छा ये बताइए, यहाँ तक हमने पढ़ा तो आपको क्या लगा, दादी माँ बड़ी क्रोधी स्वभाव की थी या अच्छी स्वभाव की थी? सर अच्छी भी थी पर क्रोधित भी थी। अच्छी थी लेकिन क्रोधित थी। चलिए ठीक है, देखते हैं दादी माँ के स्वभाव के बारे में। कुछ लोगों का स्वभाव जानते हो कैसे होता है? दो तरह का स्वभाव होता है। एक जो स्वभाव होता है आम की तरह। आम ऊपर से कितना मुलायम होता है, पका वाला। आप मीठा आम खाते हो लेकिन उसके भीतर जो है उसकी गुठली कितनी टाइट होती है, गुठली नहीं खा सकते आप, गुठली आपको फेंकना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव नारियल की तरह होता है, ऊपर से बड़े कठोर होते, टूटते नहीं है, लेकिन जैसे नारियल टूट जाता है ना तो उसके अंदर का जो फल होता है, गरी होती है, कितनी मीठी होती है। तो दादी माँ आम थी या नारियल थी, आप लोग बताइएगा। पीछे आगे पढ़ते हैं। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। किसने कहा? लेखक ने। तो दादी माँ डांट देती है उसको, चल चल, चला है समझाने। अब लेखक कहता है, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम से भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को क्या कर रही थी? पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने बिहवल होकर कहा, बिहवल मतलब बहुत ज्यादा खुश होकर के, उऋण हो गई बेटा। उऋण होने का मतलब होता है ऋण मुक्त हो जाना, कर्जा उतर जाना। मैं उऋण हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा देवता। अच्छा अब आप बताओ, वर्षा बताएगी। तुम्हें ये बताना बेटा कि अब दादी माँ का स्वभाव नारियल की तरह था कि आम की तरह था? सर नारियल। क्यों? सर नारियल। क्योंकि सर वो ऊपर से कठोर थी और अंदर से नरम। आप कैसे कह सकती हैं कि दादी माँ अंदर से बहुत नरम थी? इस तरह के आपके आधार पर बताइए ना, जो भी मैंने आपको पढ़ाया। सर क्योंकि उन्होंने धन्नो की हेल्प की। बहुत अच्छी बात है साहब, क्योंकि धन्नो का जितना सारा कर्जा था उसने पूरा माफ कर दिया और कहा कि देखो धन्नो, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी, तुम मुझे बिल्कुल पैसे ना दो। और ऊपर से 10 रुपए दिया, कहा कि मेरी तरफ से बेटी को दे देना, बेटी के लिए खर्च कर देना। आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 रुपए की क्या कीमत है, लेकिन सर जब 10 रुपए पहले के जमाने में सर बहुत ज्यादा होते थे। हाँ बिल्कुल, आज के समय में 1000 से कम कीमत ना होगी 10 रुपए की, है ना। तो उस समय अगर आज भी कोई 1000 रुपए देता है ना तो उसकी तो कीमत होती ना, वैल्यू होती ना। तो उस समय 10 रुपए की बड़ी वैल्यू थी। तो इस तरीके से दादी माँ ने मदद की। अब देखिए दादी माँ कह के चली गई। अब लेखक कहता है, उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। तो रामी की चाची कहती है, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब देखिए लेखक के बड़े भाई का क्या नाम है? किशन। किशन। अच्छा किशन की शादी हो रही थी, आपको पता है, आपने पीछे पढ़ा था। अब देखिए जब किशन की शादी हो रही थी तो किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात हाँ, विवाह की रात को अभिनय होता है और प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं।
सभी पाठ औरतें करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। चलिए आपको ये बताना है कि जो औरतें थी वो किस बात पर आपत्ति कर रही थी। चलिए मैं बताता हूँ। जैसा कि इसमें बताया गया कि रात में महिलाएं जो होती हैं वो एक अभिनय करती हैं, नाटक करती हैं, जिसमें विवाह के सारे संस्कार दिखाए जाते हैं। उन्हीं महिलाओं में से कोई दूल्हा बनेगा, कोई दुल्हन बनेगी, सब बनते हैं, नाटक करते हैं। उसमें किसी पुरुष का जाना वर्जित होता है, कोई पुरुष देखेगा नहीं उस नाटक को। लेकिन सर क्यों नहीं देख सकता? महिलाएं कहती हम नहीं किसी को देखने देंगे, हमारा अपना नाटक है, अपना। बाकी जो पुरुष है अपना बारात में जाए, खाए पिए, उनसे क्या मतलब है। उनको एक प्रकार की झेप लगती है, झिझक लगती है, शर्म लगती है कि पुरुषों के कपड़े पहनना उनको, गांव की औरतों को अजीब लगता है, क्योंकि कपड़े तो होते नहीं। तो सभी महिलाएं अपने अपने पतियों के कपड़े पहन करके जो है अपना नाटक करती हैं, तो उन्हें थोड़ा शर्म लगती है पुरुषों के सामने। तो कहती है कोई पुरुष नहीं देखेगा। अब राघव जो कि लेखक का भाई था, ममेरा भाई, और लेखक ये दोनों थे, तो इनको औरतें भगा रही थी, आपत्ति कर रही थी। सर ममेरा मीन्स क्या होता है? ममेरा यानी मामा का लड़का, मामा का लड़का। फुफेरा यानी फूफा का लड़का। तो दादी माँ ने सबको डांट दिया। उन्होंने कहा ये लड़के हैं, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, इनको भी देखने दो। तो लेखक की तो चांदी हो गई, देखने लगा। क्या हुआ, मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, लेखक कह रहा है। सोचा कहीं जोर से हंसूं तो भेद खुल जाएगा, तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। लेखक हंस दिया तो सबको पता चल गया कि में लिख रहा है। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, यानी देवू की माँ को दादी ने डांट दिया। कहने का मतलब जब भी लेखक के ऊपर कोई संकट आता था, दादी माँ एक सुरक्षा कवच की तरह, कवच कुंडल की तरह दादी माँ जो है लेखक के सामने खड़ी हो जाती थी और लेखक को अभयदान मिल जाता था, यानी कोई डर नहीं रहता था। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। लेखक कहता कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम सब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे, अभयदान मिल जाता था। अभयदान का मतलब होता है अभय, भय माने डरना, और अभय का मतलब होता है डरना, यानी दादी माँ के पास जाने पर हमें अभयदान मिलता था, यानी हमें किसी तरह का कोई डर नहीं लगता था, हमें निडरता का वरदान मिल जाता था। ये हुआ मतलब। तो बच्चों इसको हम यहीं तक रखेंगे, जितना आज हमने पढ़ लिया है इसको यहीं हम टिक कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको पीछे ले चलता हूँ लास्ट में। ये कुछ क्वेश्चन है ना, तो मैं इसमें आपको पहले प्रश्न को देता हूं लिखने के लिए, इसका उत्तर आप लिखेंगे। दूसरा तीसरा मैं आपको अगले पीरियड में बताऊंगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर सुनिए। लेखक को दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ। लेखक को अपनी दादी माँ के याद के साथ साथ बचपन की जो और बातें याद आती हैं, तो कुंवार के झाग भरे जल में नहाना, आषाढ़ में आम और जामुन का फल खाना, अगहन में चिवड़ा गुड़ खाना, और चैत में लाई और गुड़ खाना, फिर बुखार आने पर दादी माँ के द्वारा लेखक की सेवा करना, किशन भैया की शादी, रामी की चाची धन्नो का दादी माँ के द्वारा डांटना, और किशन भैया की शादी में महिलाओं का अभिनय देखना, और देवू की चाची द्वारा लेखक के साथ मजाक करना, ये सारी बातें लेखक को याद आ जाती है। तो सर इसका जो आंसर लिखने के बाद आपको भेजना भी है? बिल्कुल भेजिएगा, तो मैं देखूंगा कि आपने उत्तर सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। बिल्कुल। तो केवल आपको पहले प्रश्न का उत्तर आज लिखना है,
शेष जितना बचा है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में बाद में बताऊंगा। ठीक, कुछ और पूछना है किसी को? चलिए तो समाप्त करते हैं। बाय सर। बाय एवरीवन। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा।